हेलो बच्चों, बेटा हमने विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं गाउस का नियम यानी गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, गॉस थ्योरम या गाउस का नियम पढ़ने से पहले एक दो डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले आप जान लीजिए क्षेत्रफल सदिश के बारे में, ठीक है ना, एरिया वेक्टर के बारे में। बेटा अपनी फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, हम सभी को पता है। और इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहां होती है? क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव पृष्ठ के कैसी होती है? लंबवत होती है। जैसे ये एक क्षेत्रफल है ना, ये एक पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहां होगी? इस पृष्ठ के कैसे होगी? लंबवत होगी। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है ना, वो हमेशा पृष्ठ के तल के कैसे होता है? लंबवत होता है। ठीक है, तो एक बात अपने को समझ में आ गई कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहां होती है? क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है पृष्ठ के तल के लंबवत। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी भी पृष्ठ से, ध्यान दे लेना, किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, ठीक है ना, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलरली पास होने वाली टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ठीक है ना, और इसको किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, और फाई की वैल्यू क्या होती है? देखो मान लो यहां पे अपन एक छोटा सरफेस एरिया मान लेते हैं, ठीक है ना, ये मान लेते हैं, और ये हमने थोड़ा सा किसी एंगल पे माना है, ठीक है ना, यानी ये अपना सरफेस है, स्मॉल सरफेस, एक क्षेत्रफल अल्पांश है, ठीक है ना, एक एरिया एलिमेंट है जिसकी दिशा कहां होगी? देखो इसके तल के कैसे होगी? लंबवत होगी। कैसे होगी? लंबवत होगी। ठीक है, तो ये लिख दिया अपन ने ds वेक्टर। ठीक है, और ये अपने विद्युत क्षेत्र की दिशा है। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई है? मैंने क्या बनाया है? मैंने इस पूरे सरफेस में से, एक पूरे पृष्ठ में एक छोटा क्षेत्रफल अल्पांश बनाया है, और इस क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा कहां है? ये रही ds वेक्टर, जो कि विद्युत क्षेत्र से कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है बेटा, अभी अभी हमने फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी है कि किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है ना, सपोज कीजिए कि ये एक पृष्ठ है, ठीक है ना, अब इस पृष्ठ के अगर विद्युत बल रेखाएं लंबवत जाएंगी, कैसे जाएंगी? लंबवत जाएंगी, तो देखो ये विद्युत बल रेखाएं कैसे जा रही हैं? लंबवत जा रही हैं। कैसे जा रही हैं? लंबवत जा रही हैं। और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश भी कैसे होगा? ऐसे। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा में जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स। यानी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं ना पृष्ठ से, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा में होनी चाहिए, या मैं ये कह दूं कि क्षेत्रफल सदिश विद्युत बल रेखाओं की दिशा में होना चाहिए। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हो रहा। बात आ रही है समझ में? यहां ऐसा नहीं हो रहा। यहां क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों कैसे हैं? अलग अलग दिशाओं में हैं, और इनके मध्य कोण बना हुआ है थीटा। बात आ गई समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक चीज और समझिए। देखिए किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या, क्या भाई? कुल संख्या। क्या? कुल संख्या। वो क्या कहलाएंगे? विद्युत फ्लक्स। मैंने यहां पर पूरा सरफेस लिया है, पूरा पृष्ठ लिया है, लेकिन एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएंगी? उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ रही है बात? यानी मैं ये कह रहा हूं कि एकांक पृष्ठ है ना, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएंगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई इकाई क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं निकलेंगी? ई के बराबर।
मैंने यही तो कहा है कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इकाई क्षेत्रफल से कितना, यूनिट एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी वो क्या होंगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई डी एस एरिया से कितनी बल रेखाएं गुजरेगी, ई इंटू डी एस। भाई यूनिट एरिया से, एकांक क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं जाएंगी, ई। तो डीएस एरिया से कितनी बल रेखाएं जाएंगी, ई इंटू में डीएस। लेकिन यहां एक कंडीशन है, यहां क्या कंडीशन है कि ये जो विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, ध्यान देना, ये जो विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं यानी ई वेक्टर की डायरेक्शन और डीएस वेक्टर की डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ई वेक्टर डीएस वेक्टर की डायरेक्शन में ही होना चाहिए या डीएस वेक्टर ई वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। तब ई इंटू डीएस किसको रिप्रेजेंट करेगा, फ्लक्स को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, फ्लक्स को। लेकिन बेटा यहां देखो, इस केस में क्या हो रहा है, यहां पर ये जो अपना एरिया वेक्टर है, ये जो क्षेत्रफल सदिश है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं है, या मैं ये कह लेता हूं कि अपना विद्युत क्षेत्र जो है यानी विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो क्षेत्रफल सदिश की दिशा में नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या चारा बचता है, क्या ऑप्शन है, या तो हम इस क्षेत्रफल सदिश का घटक कहां ले लें, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माने इस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट कहां ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, या क्या करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कहां ले लें, डीएस वेक्टर की डायरेक्शन में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का घटक कहां ले लें, डीएस यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा में। मान लेते हैं हम दोनों में से एक काम कर रहे हैं कि इस क्षेत्रफल सदिश का घटक कहां ले लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है ना, तो भाई इस क्षेत्रफल सदिश का इस थीटा की दिशा में घटक कितना बनेगा, ds का e की डायरेक्शन में घटक कितना बनेगा, ds cos थीटा। बात आ रही है समझ में। यानी कि अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि भाई यूनिट एरिया से एकांक पृष्ठ से, ठीक है ना, एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली, एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या कितनी है, ई। अब अपने पास, ठीक है ना, अपने पास एरिया क्या है, ds नहीं है, अब कितना है, ds वेक्टर है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि E इंटू ds तब लागू होगा जब ये दोनों कहां होंगे, ये दोनों सदिश कहां होंगे, एक ही दिशा में होंगे। ठीक है, तो अब हमने E वेक्टर के डायरेक्शन में ले लिया है क्या, ds cos थीटा। ठीक है, तो इस ds, ध्यान दे लेना, इस ds क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, E इंटू में ds, और सॉरी E इंटू में ds cos थीटा। बात आ रही है समझ में। भाई अपने पास ds cos थीटा था ना, तो हमने क्या कर दिया, E इंटू ds cos थीटा, और ये क्या आ गया, इस क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स। अगर हमें इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डी एस कॉस थीटा। लेकिन आपको पता है कि अगर दो सदिश राशियां हैं, दो सदिश राशियां हैं ए और बी, ठीक है ना, उन दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में उन दोनों के बीच का जो कोण है उसकी कोजा भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसको हम सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी। भाई ए और बी, इसके लिए क्या कंपलसरी है, ए और बी दोनों ही क्या होने चाहिए, सदिश होने चाहिए, और थीटा ए और बी के बीच का ही एंगल होना चाहिए। तो क्या ये कंडीशन यहां फॉलो हो रही है, बिल्कुल हो रही है कि ई भी एक सदिश राशि है और डी एस भी क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, और इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का जो कोण है, एंगल है, वो कितना है, थीटा। तो हम फाई को क्या लिख सकते हैं, समाकलन ई डॉट डी एस। बात आ गई क्या समझ में, बात आई क्या समझ में, जहां पे हो वहीं पे दोहराओ। बात आ गई समझ में,
आगे चलें, देखो मैंने ये कहा है कि अभी फ्लक्स की वैल्यू क्या आई है, फाई की वैल्यू क्या आई है, समाकलन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब इसके 2-3 केस आपको समझा देता हूं जिससे आपकी कंफ्यूजन थोड़ी दूर हो जाए, उसके बाद ही हम गाउस के नियम पे चलेंगे, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल सदिश और फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाएगा, तब हम कहां चलेंगे, गाउस के नियम पे चलेंगे, प्रॉपर गाउस के नियम को तब देखेंगे। देखो क्या होगा कि अपना जो पृष्ठ है, ध्यान दे लेना, अपन जिस पृष्ठ से फ्लक्स निकालने वाले हैं वो पृष्ठ जो है वो कैसे होगा, विद्युत क्षेत्र के कैसे होगा, समांतर। कैसे होगा भाई, समांतर। ध्यान दे लेना, मैंने बोला है पृष्ठ यानी सरफेस समांतर है, किसके समांतर है, ई वेक्टर के। कैसे समांतर है, ई वेक्टर के, यानी विद्युत क्षेत्र भी ऐसे है और अपना जो पृष्ठ है वो भी कैसे है, ऐसे है। आज बात आ रही है समझ में। तो इस पृष्ठ का, ऐसे पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कहां आएगा, ऊपर आएगा। मान लो इस कंप्लीट जो इसका क्षेत्रफल है वो है S, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहां आएगा बेटा, ऊपर आएगा। बोलो हाँ या ना। और हम फ्लक्स की डेफिनेशन क्या लेते हैं, फ्लक्स की डेफिनेशन लेते हैं हम फ्लक्स की डेफिनेशन लेते हैं ई डी एस कोस थीटा। क्या लेते हैं, कोस थीटा, ठीक है ना। तो बेटा यहां देखो, यहां थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, 90 डिग्री, ठीक है ना। क्या मिल रही है, 90 डिग्री। अब यहां कंफ्यूज मत हो ना आप, देखो पृष्ठ कैसा है, समांतर है, किसके, विद्युत क्षेत्र के। अमूमन मान लो जल्दी से अगर मैं पूछ लेता हूं कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो जो है E और DS के बीच में कोण कितना होगा। अब समांतर शब्द सुनते ही आप 0 डिग्री मत बोलना, ठीक है ना। पृष्ठ समांतर है लेकिन क्षेत्रफल सदिश तो विद्युत क्षेत्र के कैसे है, लंबवत है। और जब ऐसे होगा तो भाई कोस 90 की वैल्यू, ठीक है ना, कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। भाई सीधी सी बात है कि पृष्ठ अपना ऐसे है, विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही है, तो क्या पृष्ठ में से गुजरेगी, क्या लंबवत गुजर पाएगी, क्या नहीं गुजर पाएंगी ना। देखो एक चीज को समझो, जो फ्लक्स है, विद्युत बल रेखाएं जो है वो पृष्ठ के लंबवत आर पार जानी चाहिए, ठीक है ना। अगर पृष्ठ के लंबवत आर पार जा रही है तो ही उस पृष्ठ से संबंधित कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है ना। अब अगर पृष्ठ कैसा है, विद्युत क्षेत्र के कैसा है, समांतर रखा हुआ है, तो ये विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ को चीर के, क्रॉस करके इसको भेदते हुए नहीं जाएंगी, ठीक है ना। इसके समांतर ही गुजर गई तो लंबवत नहीं गुजरी ना। परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था कि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के कैसे जानी चाहिए, लंबवत जानी चाहिए, लेकिन ये बल रेखाएं लंबवत नहीं गई, कोई भी बल रेखा लंबवत नहीं गई। इसीलिए इस स्थिति में, कब, जब पृष्ठ कैसा हो, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, और क्षेत्रफल सदिश कैसा हो। देखो पृष्ठ समांतर तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, लंबवत। एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज समांतर होगी तो दूसरी चीज क्या होगी, लंबवत। पृष्ठ समांतर है तो क्षेत्रफल सदिश कैसा है, लंबवत है। और अगर क्षेत्रफल सदिश लंबवत है तो फ्लक्स का मान 0 होगा। ध्यान दे लो, क्षेत्रफल सदिश लंबवत है तो फ्लक्स का मान 0 होगा। लेकिन अगर पृष्ठ ही लंबवत होगा, ध्यान दे लेना, अगर पृष्ठ लंबवत हो जाएगा तो क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, इधर होगा, और क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो पृष्ठ अगर लंबवत है तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण क्या होगा, 0 डिग्री का, पृष्ठ लंबवत है तो। और पृष्ठ अगर समांतर है तो विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बात आ गई क्या समझ में, ठीक है। तो हमें कोण कौन सा लेना है, ई डी एस कोस थीटा में फाई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा में थीटा कौन सा लेना है, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के मध्य का लेना है। पृष्ठ से हमें मतलब नहीं है, हमें तो क्षेत्रफल सदिश से मतलब है।
क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो देखो, अगर पृष्ठ कैसा होगा, समांतर होगा, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। और अगर पृष्ठ कैसा होगा, लंबवत होगा, ठीक है ना। अगर पृष्ठ अपना कैसा होगा, लंबवत, किसके लंबवत, विद्युत बल रेखाओं के लंबवत। तो विद्युत बल रेखाओं के अगर पृष्ठ कैसा होगा, लंबवत होगा। ये कैसा पृष्ठ हो गया भाई, लंबवत पृष्ठ हो गया। किसके लंबवत, विद्युत बल रेखाओं के लंबवत, ठीक है ना। देखो ये पृष्ठ कैसा है, अब के पृष्ठ ऐसा खड़ा है और विद्युत बल रेखाएं जा रही है आर पार। अगर मैं इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश बनाऊं तो क्या विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों समान दिशा में मिले हैं, और दोनों समान दिशा में मिले हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। और इस केस में फाई की वैल्यू क्या होगी, ई डी एस कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो फ्लक्स आ जाएगा ई डी एस, और इस केस में फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम। तो बेटा आपको क्षेत्रफल सदिश और विद्युत फ्लक्स समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं गाउस के नियम की ओर, ठीक है ना। तो गाउस का नियम कहता है कि सपोज अपने पास कोई एक क्लोज सरफेस है, ठीक है ना, कैसा है, बंद पृष्ठ है। क्या है, एक बंद पृष्ठ है, ठीक है ना। और इस बंद पृष्ठ में आवेश का मान कितना है, कुल आवेश कितना है, समीशन क्यू। तो इस बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान क्या होगा, फाई बराबर होगा समीशन क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। यानी कि गाउस का नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में घेरे गए आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब इसमें ध्यान ये रखना कि ये जो अपना बंद पृष्ठ है ये कैसा होना चाहिए, 3D होना चाहिए, 3D पैक होना चाहिए। यानी कैसे, जैसे गोला हो सकता है, एक बेलन हो सकता है, ठीक है ना, घन हो सकता है, या और भी कोई इरेगुलर शेप हो सकती है, लेकिन वो तीनों ओर से, चारों ओर से एक तरह से, यानी 3D में क्या होनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए, ठीक है ना। 2D वाले सरफेसेस के लिए नियम नहीं लगेगा, जैसे सर्किल के लिए, ठीक है ना, वृत्त के लिए ये नियम नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। कुछ एक दो बातें और हैं इस गाउस के नियम से रिलेटेड। देखिए गाउस का नियम जो होता है वो किसी भी पृष्ठ की आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता है। गाउस का जो नियम है उसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स उस फ्लक्स की आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। मान लीजिए देखो ये अपने पास 3-4 अलग अलग तरह के सरफेस हैं, बंद सरफेस है, क्लोज सरफेस है। यहां पर समय आवेश का मान क्यों है, इसके अंदर आवेश क्यों है, इसके अंदर आवेश क्यों है, और इसके अंदर आवेश क्यों है। देखो तीनों की, चारों की आकृति क्या है, अलग अलग, लेकिन इन चारों से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, समान। इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, ठीक है ना। इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। और इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। यानी ये केवल किस पर निर्भर करता है, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना रखा है, केवल उस पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो फ्लक्स का मान है ये बंद पृष्ठ की आकृति पर भी निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। देखो जैसे अपने पास एक छोटा स्फीयर है और एक बड़ा स्फीयर है, इसके अंदर आवेश क्यों है और इसके अंदर भी आवेश क्यों है। देखो दोनों का शेप अलग है, शेप सेम है लेकिन साइज क्या है, अलग है। तो इस वाले बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, और इस वाले से भी कितना निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। यानी कि जो फ्लक्स है वो ना तो बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर कर रहा है, ना ही बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर कर रहा है। दूसरी बात, मान लीजिए कि यहां पर जो आवेश है वो ऐसे है, जैसे यहां Q/2 है और इधर Q/2 है, लेकिन यहां आवेश अलग तरह से फैला हुआ है, Q/4 है, यहां Q/4 है, यहां Q/4 है और यहां Q/4 है। लेकिन कुल मिलाकर आवेश यहां पर भी Q है और यहां पर भी क्या है, Q है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों ही बंद पृष्ठों में आवेशों का वितरण अलग अलग है। आवेश कैसे हैं, अलग अलग रूप से वितरित हैं, लेकिन कुल आवेश क्या है, नियत है। समझ में आ रही बात। तो अगर किन्हीं पृष्ठों में, किन्हीं बंद पृष्ठों में कुल आवेश समान है तो उन पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, समान।
यानी कि फ्लक्स जो है वो गाउसियन पृष्ठ में, ठीक है ना, गाउस के नियम लगाने के लिए जिस पृष्ठ को, जिस बंद पृष्ठ की अपन कल्पना करते हैं उसे गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि आवेश का मान किसी बंद पृष्ठ में फ्लक्स का मान किसी बंद पृष्ठ में आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता है, केवल उस बंद पृष्ठ में कुल आवेश कितना है इस पर निर्भर करता है। बात आ गई क्या समझ में? ठीक है। अब देखिए बेटा, हमने फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है ना, हमने फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि फाई क्या होता है, E डॉट ds। लेकिन गाउस जी तो ये कह गए कि फ्लक्स क्या होता है कि फाई बराबर समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या ये दोनों इक्वेशन एक ही बात को नहीं बता रही है, दोनों ही फ्लक्स को बता रही है? तो यानी कि गाउस थ्योरम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि E डॉट ds, ठीक है ना, किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए। किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए। वो क्या होगा? समीशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये जो फ्लक्स था ना फाई, ये होगा E डॉट ds। यहां कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि क्लोज सरफेस हो या नहीं हो, ठीक है ना। लेकिन हम अगर क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो यहां क्या लगा देंगे? रिंग लगा देंगे, ठीक है ना। ये क्या हो गया? क्लोज इंटीग्रेशन हो गया। E डॉट ds की वैल्यू क्या होगी? समीशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बात आ गई क्या समझ में? ठीक है। अब देखिए, अब हम गाउस के नियम को क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। आई थिंक ये वीडियो लंबी बन गई है, तो गाउस के नियम का प्रूफ यानी गाउस के नियम को सिद्ध करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पास में कहीं डीजे वगैरह भी बज रहा है, तो हो सकता है आवाज में डिस्टरबेंस भी आ रहा हो, ठीक है। तो गाउस के नियम को सिद्ध करना हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? क्षेत्रफल सदिश का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है ना, और गाउस के नियम की परिभाषा यानी गाउस का स्टेटमेंट पढ़ा है, ठीक है ना। गाउस थ्योरम का अपन ने क्या पढ़ा है? ओनली स्टेटमेंट पढ़ा है। गाउस थ्योरम को प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल का कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में गाउस के थ्योरम के प्रूव के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।